वेलकम बच्चों। आज मैं क्लास 9th में चैप्टर नंबर 3 में नेक्स्ट टॉपिक कवर करने जा रही हूँ और वो है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी के बुक में जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है वाटर का। तो आइए इसे समझते हैं। हमें पता है, इससे पहले हमने एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ लिया था। अब देखिए पानी, ठीक है, H2O, ये किससे मिलके बना हुआ है? जाहिर सी बात है, यहाँ पर दो H के एटम आते हैं और एक ऑक्सीजन का एटम आता है और ये आपस में कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? H2O। ठीक है, लेकिन ये एक बैलेंस इक्वेशन नहीं है। तो हमें पता है कि वाटर में होता है हाइड्रोजन जो कि H2 के रूप में होता है और होता है ऑक्सीजन जो हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन के रूप में होता है, और ये जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बनता है H2O। ठीक है, अब हमें इसे क्या करना है? बैलेंस करना है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हैं, 4 एटम्स, और 4 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे हैं, 2 ऑक्सीजन एटम यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे हैं। ये बैलेंस हो गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के जो है 2 मॉलिक्यूल लगे हैं। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के जब ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो हमें पानी का 2 मॉलिक्यूल मिलता है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि किसी भी सब्सटेंस या पदार्थ, ठीक है, बात एक ही है, किसी भी पदार्थ या मैटर के अमाउंट के बारे में अगर हमें जानकारी प्राप्त करनी है कि उसकी कितनी मात्रा है, तो उसकी मात्रा को कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसके द्रव्यमान पर ना जा करके हम उसमें उपस्थित कणों की संख्याओं को देखें, जिससे हमें सटीक अनुमान लग जाएगा कि जो दिया गया सिस्टम है उसमें कितने हमारे पदार्थ की मात्रा है। ठीक है, तो बच्चों इसीलिए किसी भी पदार्थ की मात्रा को ज्ञात करने के लिए सही तरीके से एक नए इकाई का क्या कहते हैं, एक नई इकाई को लाया गया और उसका नाम रखा गया मोल। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, रासायनिक अभिक्रिया में जो उसका रासायनिक समीकरण होता है उसको देख कर ही हम बता सकते हैं कि उस रासायनिक समीकरण में कितने एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं या कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने अभी H2O वाला एग्जाम्पल देखा, आप सिर्फ इस अभिक्रिया को देख के बता सकते हैं कि कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं, कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं, कितने जो है पानी के एटम्स हैं बने हैं, मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के इक्वेशन को देख करके तुरंत ही बता सकते हैं कि इस अभिक्रिया में किस किस तत्व के कितने एटम पार्ट ले रहे हैं अभिक्रिया को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि द्रव्यमान को लेने की बजाय इन पदार्थों की मात्रा को नापने के लिए एक नया सिंबल इस्तेमाल किया गया, एक इकाई नई इस्तेमाल की गई, इंट्रोड्यूस की गई, और वो था मोल। ठीक है, इसको जो है, ये इसकी स्पेलिंग होती है MOLE, पर जब हम इसको लिखेंगे एज अ SI यूनिट तो हम इसको MOL लिखेंगे, सिर्फ E नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो जो हमारा मोल है वो बेसिकली कुछ नहीं है, वो बस किसी भी पदार्थ की मात्रा को नापने की इकाई है। ठीक है, कि कोई पदार्थ कितना, जैसे अगर हमें खूब बड़े बड़े पदार्थ नापने हो, जैसे हमें जो है क्या नापना हो, गेहूं नापना हो, तो आपने उठाया गेहूं को और रख दिया बटखरे पे, तराजू पे तौल दिया, आपको मालूम चल गया कि ये 5 किलो गेहूं है। ठीक है, तो बड़ी ही चीजों को तो आप बहुत आराम से नाप सकते हैं, हमारे पास सारे तराजू है, सारे बैलेंस होते हैं, वेइंग मशीन होती है ना, अपने आप को भी हमें तौलना है कि हम कितने केजी के हैं, तो हमने तुरंत खड़े हो गए वेइंग मशीन पे, हमारा वेट आ गया। पर
जो पदार्थ बहुत छोटे हैं, जब हम एटॉमिक लेवल पे बात करते हैं, ठीक है, जो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, अब उनकी संख्या को तो हम वेइंग मशीन और फिजिकल बैलेंस पे तो नहीं ना नाप सकते हैं। इसलिए ऐसे स्मॉलर क्वांटिटीज के पदार्थों की मात्रा को नापने के लिए जो है मोल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया, मोल टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया। जो मोल टर्म है बच्चों, वो बेसिकली एक लैटिन भाषा का शब्द है और इंग्लिश में उस लैटिन भाषा के मोल का मतलब होता है हीप या पाइल। हीप मतलब जानते हैं ना, जैसे ये धान या गेहूं के ऐसे बना दो तो हीप बन जाती है, तो हीप या पाइल, ठीक है। और इस शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल जो है 1896 में विल्हेम ऑस्टवाल्ड ने किया था। किसने किया था? विल्हेम ऑस्टवाल्ड ने। इन्होंने ही सबसे पहले जो है लैटिन भाषा के मोल्स से जो है मोल वर्ड को लाया था, ठीक है। और यह केमिस्ट्री में केमिस्ट के लिए यही लैंग्वेज यूज होती है, ठीक है। जैसे फिजिक्स में आप मीटर पर सेकेंड यूज करते हैं स्पीड के लिए, टेम्परेचर के लिए डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं, वैसे ही केमिस्ट्री में केमिस्ट लोग जो है किसी भी पदार्थ की मात्रा को जानने के लिए, मेजर करने के लिए, उसकी क्वांटिटी को बताने के लिए मोल का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो मोल की परिभाषा बहुत सिंपल है कि किसी भी पदार्थ की मात्रा को नापने की जो इकाई होती है उसे हम मोल कहते हैं, ठीक है। अब कोई भी पदार्थ की मात्रा, ठीक है, इस कोई पदार्थ कितनी मात्रा में प्रेजेंट है उसको हम छोटे से n से दिखाते हैं, ठीक है। किससे दिखाते हैं? स्मॉल n से दिखाते हैं। और यही जो है किसी भी सिस्टम की जो मात्रा है उसमें उसको कैसे मेजर कर सकते हैं? उसको मेजर करने के लिए उस सिस्टम में कितने हमारे एलिमेंट्री एंटिटीज प्रेजेंट हैं। अभी एलिमेंट्री एंटिटीज क्या होती हैं? एलिमेंट्री एंटिटीज मतलब होता है कि उस सिस्टम में उस पदार्थ के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं या पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं या आयंस प्रेजेंट, ठीक है। तो आपकी एलिमेंट्री एंटिटी कुछ नहीं होती है, बस ये एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, कोई प्रोटॉन, जो भी पार्टिकल होता है उन सब की मात्रा को ही कहते हैं एलिमेंट्री एंटिटी, ठीक है। अब ये जो एक मोल होता है ना, ये जो है इसमें एक मोल में एक निश्चित मात्रा में एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, आयंस होते हैं, ठीक है। और वो मात्रा होती है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये एक एवोगैड्रो संख्या, इतने ही मात्रा में एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे या आयंस होंगे या इलेक्ट्रॉन्स होंगे या जो भी आपके पार्टिकल्स होते हैं वो होंगे, ठीक है। समझ में आ गया? इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का जो मास होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का मास किसके बराबर होता है? उस सब्सटेंस के रिलेटिव एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के, जो कि हम ग्राम में व्यक्त करते हैं। अब रिलेटिव एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? ये कुछ नहीं होता है। अब जैसे आपका कुछ नहीं मतलब बहुत कठिन नहीं होता है, ठीक है। जैसे ये आपका हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 1U, ठीक है। अब अगर आपको जो है इसको चेंज करना हो ग्राम एटॉमिक मास में, तो बस U को हटा के यहाँ पे G लिख दीजिए, 1 ग्राम। समझ में आया? या फिर जैसे आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, सॉरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16U, ठीक है। अब कोई आपसे कहे कि तुमने तो मुझे एटॉमिक मास बता दिया, मुझे तुम ग्राम एटॉमिक मास बता दो कि ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, तो बस इस U को हटा दो और 16 के पीछे ग्राम लगा दो, हो गया, ठीक है। लेकिन ये 16U और 16 ग्राम ये बराबर नहीं है। दिखने में बराबर लग रहा है, 16 न्यूमेरिकली बराबर है, पर ये U और G बराबर नहीं है। इनके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, एक जमीन और आसमान का अंतर है, ठीक है। ये 16U जो है ना, 16U ये ऑक्सीजन के एक एटम का भार है, ठीक है। किसका भार है? ऑक्सीजन के एक एटम का भार है, इसीलिए इसे हम एटॉमिक मास कहते हैं। और जो ये 16 ग्राम है ना, ये ऑक्सीजन में प्रेजेंट 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या पार्टिकल्स का
भार है। ठीक है, समझ में आ गया। तो कितना बड़ा अंतर हो गया, 16 U ऑक्सीजन के एक एटम का मास है और 16 ग्राम उस ऑक्सीजन के एक एटम, उस ऑक्सीजन में प्रेजेंट इतने एटम्स का मास है। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ समझाया गया है कि चाहे वो मोलर मास हो उसको हम ग्राम एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। ठीक है, बस आपको U की जगह पे G का यूज करना है। ठीक है, और 1 ग्राम हाइड्रोजन में 1 मोल एटम होता है। ठीक है, जिसका मान कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। यहाँ पे पावर नहीं लगा है, यहाँ पे ये पावर ऊपर रहेगा। ठीक है, ये चीज मिस्टेक है, ये ऊपर रहेगी। ठीक है, 23। तो ये आपका यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखिए, अब पानी की बात करते हैं। तो पानी का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है 18U। ठीक है, सबको पता है H2O में मॉलिक्यूलर मास उसका क्या है 18U है। इसका मतलब हो गया कि पानी के एक मॉलिक्यूल का भार 18U है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल का भार कितना है 18U है। लेकिन अगर 18 ग्राम पानी कहा जाए तो 18 ग्राम पानी मतलब हो गया उसके एक मोल पानी के मॉलिक्यूल का पानी के एक मोल मॉलिक्यूल का भार। ठीक है, जो हो जाता है आपका 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब मोल को निकालने का जो है फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमें ज़्यादा फॉर्मूले याद नहीं करने हैं। सबसे पहले हमें जो इसमें याद करना होता है, ठीक है बच्चों, वो होता है एक सेकेंड, हमें इसमें ज़्यादा फॉर्मूले याद नहीं करने हैं। सबसे पहले जो हमें याद करना है वो है एवोगैड्रो संख्या, जिसको हम Na से दिखाते हैं और जिसका मान होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, ये हो गया आपका एवोगैड्रो संख्या। उसके बाद दूसरा हो गया आपका मोल। ठीक है, मोल बराबर, मोल को हम दिखाते हैं, मोल का जो सिंबल यूज होता है वो होता है स्मॉल n। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब आपको पदार्थ की कितनी मात्रा दी गई है वो हो गया आपके स्मॉल m से दिखाते हैं, और उस पदार्थ का मॉलिक्यूलर मास कितना है वो हम कैपिटल M से दिखाते हैं। इस तरह से ये फॉर्मूला बन जाता है n इज इक्वल टू m अपॉन m, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। तो तीसरा फॉर्मूला आपको इसमें याद करना है वो जो है यहाँ पर ये वाला है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर। तो किसी भी पदार्थ में हमें अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो हमें उस पदार्थ में उपस्थित पार्टिकल्स की संख्या को उस पदार्थ के एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना होगा। ठीक है, यहाँ पर जो कैपिटल N है वो है पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ये हमारा तीसरा फॉर्मूला हो गया। चौथा फॉर्मूला आपका यहाँ पे है सेम टू सेम है। ठीक है, ये इसी फॉर्मूले को आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है ना, इस n की जगह पे आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, ये एटम्स भी हो सकता है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है n का मतलब। ठीक है, इस n का मतलब जो है, इस n का मतलब नंबर ऑफ आयंस भी हो सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है। तो यहाँ पे n ये जो यूज हो रहा है इसका कई सारा मतलब हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको बेसिकली ये 3 फॉर्मूले ही पढ़ने हैं। इस 3 फॉर्मूले के अलावा आपको और ज़्यादा आपके कोर्स में फिलहाल 9th में नहीं है। ठीक है बच्चों, आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, 1 मोल कार्बन एटम। ठीक है, 1 मोल कार्बन एटम की जब हम बात करते हैं, 1 मोल कार्बन एटम की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि 1 मोल कार्बन के एटम में इतने कार्बन के एटम्स होंगे
और 12 ग्राम कार्बन आइटम होगा, ठीक है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आइटम इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ H एटम्स एंड 6.02 टू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो इससे ये मालूम चलता है कि किसी भी पार्टिकल का 1 मोल अगर लिया जाए तो वो उस पार्टिकल के ग्राम में व्यक्त किए गए मास के बराबर होगा, और वो उस पार्टिकल में उपस्थित पार्टिकल के संख्या के कणों की संख्या के मान के बराबर होगा, ठीक है, जो होता है फिक्स, और वो है 6.022 × 10 टू द पावर 23, जो कि एक एवोगैड्रो नंबर है। यही रिलेशनशिप होता है एवोगैड्रो नंबर में और मोल में, ठीक है। अब आपकी बुक में यहाँ पर कैलकुलेशन करके दी गई है, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और कहा गया है कि आपको कैलकुलेट करना है मोल्स किसमें, 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम का, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया जब मोल्स निकालना हो और आपको पदार्थ की मात्रा दी गई हो तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं N इज इक्वल टू M/M, ठीक है। M मतलब पदार्थ की दी गई मात्रा ग्राम में, ठीक है, और कैपिटल M मतलब तो स्मॉल m हो गया, कैपिटल M मतलब उस दिए गए पदार्थ का मोलर मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, ठीक है। तो हमारा मोल निकल जाएगा। अब हमें यहाँ n निकालना है। हमें स्मॉल m दिया हुआ कितना कि हमें 52 ग्राम हीलियम दी हुई है। इस 52 ग्राम हीलियम में कितने मोल है ये निकालना है, और हीलियम का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है 4, ठीक है। एटॉमिक मास अगर 4 है तो उसका हमने कहा था ना U को हटा के बस G लिख दीजिए, तो उसका मोलर मास भी 4 हो जाएगा, 4 ग्राम। तो हमें फॉर्मूला क्या हो गया, N इज इक्वल टू M/M, तो 52/4 कितना हो गया 13। तो यहाँ पर N का मान हो गया 13, ठीक है। कितने मोल्स हो गए 13 मोल, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स में कितने मोल के बराबर होंगे, ठीक है। तो हमने ये भी पढ़ा है कि जो मोल्स होते हैं उसको निकालने के लिए हम कणों की संख्या डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर करते हैं। तो यहाँ पे कणों की संख्या दी हुई है, कितने कण, इतने जो है कण में एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी, यहाँ पे एटम लिखा होगा, मॉलिक्यूल लिखा होगा, आयन लिखा होगा, इलेक्ट्रॉन लिखा होगा, पार्टिकल लिखा होगा, सब मतलब वही है, ठीक है, कैपिटल N। तो उसकी जगह पे हम क्या रखेंगे यहाँ पे 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23, और फिर एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करने पे हमें मोलों की संख्या 2 आती है, ठीक है। इस तरह से हमने मोल निकाल लिया। इसके बाद बच्चों यहाँ पर देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। अब मोल दे दिया है और हमें मास निकालने को बोला है, तो हमें फॉर्मूला तो पता है ना, N इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। अब यहाँ पे मोल दिया है, कितना मोल दिया है 0.5, और क्या निकालने के लिए बोल रहा है, मास। हमें मास, यही m जो ग्राम में होता है वो निकालना है, डिवाइडेड बाई, अब किसका निकालने के लिए बोला गया है, नाइट्रोजन गैस का। इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मैंने कल आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना बताया था। नाइट्रोजन का कितना होता है, मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास कितना होता है 14। कितने एटम्स हैं इसके यहाँ पे नाइट्रोजन के, 2। क्या हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास 28, ठीक है। तो यहाँ पे हम 28 लिखेंगे, ओके। और फिर यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आया है बच्चों, यहाँ पे सॉल्व करने पे 14 ग्राम आ गया आंसर। इसी तरह से हम बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आपका ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो रहा है, और आपको मैं क्वेश्चन आंसर्स सेंड कर दूंगी। किसी को अगर मोल कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आए, तो मैं इसको फिर से एक बार बता दूंगी, ठीक है। आप मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू।